अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में है मनफी रुझान। डॉलर पाकिस्तान की तारीख की ऊंची तरीन उड़ान उड़ रहा है। दूसरी तरफ सोना आपके जेब पर भारी होता जा रहा है। 1,29,000 से जायद सोने की फी तोला कीमत हो चुकी। कर्जों में 16,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट के 12 करोड़ अफराद के लिए महाना फीकस 166 रुपए का रिलीफ सब्सिडी की मद में देने का फैसला हुआ है। पेट्रोल गैस बिजली वैसे महंगाई के तारीखी रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। अशिया ज़रूरिया भी हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। रवा माली साल के 4 माह में तिजारती खसारा 103% रहा। तो ये है जी इकॉनमी के मोटे मोटे एदाद शुमार। लेकिन इससे बढ़कर मामला ये है कि जहां पर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाता है, वहीं पर पाकिस्तान में वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर अशिया ज़रूरिया, वो खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं जो पाकिस्तान में उगती हैं। ये एक बड़े अजीब से मैटर्स पाकिस्तानियों के लिए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, बेहतरी की जानिब जा रही हैं। आज इस पर बात करके देखते हैं कि किन किन चीज़ों में बेहतरी हुई, किन किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। नईम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर इक्तिसादियात हैं। इसके साथ साथ राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मुआशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अहमद हसन मुगल साहब साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों शोबों के हजरात मौजूद हैं। कोशिश करते हैं जानने की कि सूरत हाल है क्या। नईम साहब, पहले तो ज़रा स्टॉक मार्केट से शुरू करूँगा। मुझे ये बताएं कि एकदम 48 पे गई, 48 49 पे जाती स्टॉक मार्केट, अब फिर मैं देख रहा हूँ 46 पे आ गई। ये जो हज़ार पॉइंट्स की गिरावट है, कितना बड़ा डैमेज है ये? अरसलान साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिससे आप मुल्क की इकानमी का कोई अंदाज़ा लगा सकें। अब ये वाकई आप जो बात कह रहे हैं कि कल भी मार्केट जो है पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई, उसके बाद नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई। आज मार्केट इस वक्त 526 पॉइंट डाउन है और होपफुली मेरा ख्याल है कि शायद 600 पॉइंट तक, 550-600 पॉइंट के दरमियान ये क्लोज हो। अब इसमें देखा जाए तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल रही है, फॉरेन बायर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, और लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन आप इन टोटलिटी देखें ना, तो जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हो रही हैं। मतलब गंदम महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, कपास महंगी हो रही है, फिर चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो रही है, बल्कि गैस मिल नहीं रही है, आगे गैस का बहरान आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि डॉलर जैसे भी आपने बताया 176 रुपये पे चला गया। जब वो सर ये तो वो बताएं सऊदी आप 176 कह रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें जब खरीदने के लिए आप जाएं 180-82 का रेट है। अच्छा, सऊदी अरब से जो $2 बिलियन की बात हुई थी वो पता नहीं अभी तक क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अच्छा, जब वो अनाउंसमेंट हुई तो एकदम मार्केट रेट गया, डॉलर 170 पे आ गया। अब एक्चुअल जो इस वक्त डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है ना, वो होनी चाहिए 164-65 के करीब। लेकिन मार्केट में अगर आप देखें इस वक्त तो जो स्टेट बैंक की पॉलिसी थी, जिसमें नंबर 1 ये है कि आप पॉलिसी रेट को ओपन कर दो, यानी कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, और उसके बाद जो है डॉलर को फ्री फ्लोट कर दो। अब ये जो दो चीज़ें हुई हैं, इससे स्टेट बैंक तो एटोनमस बॉडी होगी, इंडिपेंडेंट अदारा हो गया, उसको आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जितने भी काम है, उसका सारा इम्पैक्ट इस वक्त आपकी इकॉनमी पे बुरी तरह पड़ रहा है। और इस बात से कोई बैद नहीं है कि आप अगले साल बहुत सारी चीज़ें गई हैं। इससे पहले कि मैं अपने बाकी साथियों की तरफ आगे बढ़ूँ, मैं आपसे यहाँ से कि ये जो डॉलर बढ़ा है और जब हम इंटरेस्ट रेट बड़ा तेज़ी से बढ़ता 13% से भी ऊपर देखा और फिर हमने वापस आते देखा, इस सारे टेन्योर में आपने स्टॉक मार्केट पे इसका पॉजिटिव असर देखा है? देखिए, जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट पे पॉजिटिव असर नहीं पड़ता, नहीं। लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फिर चली जाती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है, जैसे आप देखिए ना, आम आदमी को इस बात का नहीं पता, मतलब इंपोर्ट की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। अब हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो। उसका एक तरीका का यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया। सर यहाँ पर आपको मैं रोकूंगा, आपने बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन किए, इन्हीं पॉइंट्स को लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। राना साहब, काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने सुन ली। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किसी और शो में मुझे याद है आपसे डिस्कस हुई थी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ थी, उसके यूनिट्स की सेल बहुत ज़्यादा हुई। पहले ज़रा इससे ही शुरू कर लूँ, तो क्या बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है पाकिस्तान में कि लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और फ्रेट रेट्स बढ़ने की वजह से गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अरसला।
देखिए हुकूमत और ऐसा तासर फैला हुआ है कि शायद रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल है, रिकॉर्ड मोटर बाइक्स की सेल है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं 2018 का 2021 के साथ, जो ये साल क्लोज हुआ है। इसके अंदर जो ट्रैक्टर्स की अगर हम सेल की बात करें तो ट्रैक्टर्स की सेल 72,000 थी, प्रोडक्शन और सेल जो फार्म ट्रैक्टर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर 2018 के अंदर, जून 2018 के अंदर। जो जून 2021 क्लोज हुआ है आपका, पिछले साल जो सेल हुई है वो सिर्फ 50,700 ट्रैक्टर्स की हुई है, जो कि तकरीबन 30% डाउन है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल्स की सेल करें, ये 8,20,000 के करीब मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में, जिसमें चिंची मोटर बाइक सब सारे जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर शामिल है, 8 लाख के करीब बने थे 2012-13 में पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में। पीएमएलएन का जो लास्ट ईयर था उसमें ये 19,30,000 के करीब प्रोडक्शन और सेल हुई। अगले 3 साल बाद 1.5% मनफी, यानी कि सिर्फ 19,30,000 कम की प्रोडक्शन हुई। इसी तरह गाड़ियों की भी अगर बात करें तो 2,17,000 2018 में गाड़ियां, कार्स आपकी, जिसमें कार्स हो गई 1500-1600 सीसी से नीचे 800 सीसी तक वो बनी, और अब पिछले साल सिर्फ 1.5 लाख गाड़ियां बनी। तो ओवरऑल जब आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते हैं इन टोटलिटी, जिसमें आप मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, कार्स जो पाकिस्तान में बनती हैं और सेल होती हैं, तो आप देखते हैं कि 20 से 30% 2021 जून में जो क्लोज हुआ था वो कम बनी 2018 के कंपैरिजन से। लेकिन यहां जो हमें सुनने को आता है जी 200% इंक्रीज हुआ, वो हम कोरोना का जो पिछला साल था 2019-20 का, उसी से ही हम कंपैरिजन दे के बताई जाते हैं कि जी इंक्रीज है। लेकिन असल में ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में ऑटोमोबाइल सेक्टर आज भी जो है वो 20-25% जो है कम आउटपुट पे है जो 2018 की आउटपुट पे था। ठीक हो गया सर, बड़े डिटेल। अच्छा, यूनिट्स में बड़ी तेज़ी से गिरावट है। ज़रा सोने की बात करूं अहमद साहब, सर एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टाइम निकाला हमारे लिए। आप नो डाउट कि आईसीसीआई के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, आप उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे, लेकिन सर आप खुद इस बिज़नेस से जुड़े हैं, ये बताइए सोने की तेज़ी से बढ़ती कीमतें और दूसरी तरफ जो आवाम है, ख़ासतौर पे शादियों के वक्त बहुत ज़्यादा सोना ख़रीदा जाता है और ये सीज़न है शादियों, क्या इसकी डिमांड में कुछ कमी आई है या फिर डिमांड भी बढ़ रही है और कीमत भी बढ़ रही है? देखिए जी, पहली बात जो है जब हम उसकी प्राइस के ऊपर आते हैं कि एक तो ये है कि हुकूमत जो है उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकती प्राइसेस की, क्योंकि जो जिस तरह तेल की इंटरनेशनल प्राइसेस है उस तरह गोल्ड की भी इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं। उसके साथ साथ जो है अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि डॉलर की, आप ये पिछले दिनों जब ये डॉलर आपको 180 में ओपन मार्केट में मेरा था, तो डॉलर के रेट की वजह से भी सोने के रेट में इजाफा हुआ। और उस क्योंकि जब इतनी स्टेबिलिटी होती है तो प्राइसेस में भी आप देखते हैं फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। तो पिछले दिनों जो है ये जाके 1,13,000 1,12,000 पे जाके सोना थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अब दिन ब दिन जो है ना ये फिर इंक्रीज होती जा रही है प्राइसेस, क्योंकि एक तो डॉलर बढ़ता जा रहा है, ऊपर से इंटरनेशनल प्राइसेस में भी कोई फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की चल रही है। तो वो तो आप उसको देख लें कि अब एक जाहिर सी बात है सीजन भी उसका आ गया, शादियों का सीजन आ गया, तो उस पर अगर आप देखें तो बिल्कुल डिमांड तो खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें भी अफेक्ट आया, क्योंकि जिसकी आपकी एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों की सेविंग्स नहीं है। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसमें हम गोल्ड में जो है हर जो भी फैमिली होती है उसकी कोशिश होती है कि हम थोड़े से पैसे जोड़ के तो गोल्ड लेते रहे ताकि वो बाद में फ्यूचर में काम आए। लेकिन ये आप देख रहे हैं, देखते जितना जितना रेट ही लाख रुपए से जब से ऊपर गया है तब से जाके आप देखें कि उसमें जो है ना उसमें सेल्स में काफी कमी आ गई है। और एक जिस तरह बढ़ती जा रही कीमत उसके साथ से लोग इसके इंतजार में होते हैं कि जैसे प्राइसेस गिरे तो हम फिर उसको खरीद लें। तो ये एक उस पर जो है ना फ्लक्चुएशन की वजह से काफी सारा बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि मेरी सराफा बाजार के जो सिंध सराफा बाजार है वहाँ पर बात हो रही थी, उनका कहना है कि जितनी खरीद है उससे डबल लोग बेचने की कोशिश में आजकल दुकानों पर ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल बात ठीक है। ये तो हमेशा से इस तरह होता है कि आप देखें जब आपको आपकी आमदनी कम होगी और आपके खर्चे ज्यादा हैं, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और आपका जो है कि गुजारा करना मुश्किल है, तो उसमें फिर आप अपनी जो एसेट होगा जो कि हमारी तो कल्चर में तो यही है कि हम जो सोना और हम लोग रखते हैं अपनी सेविंग होती है, एक तरह से सेविंग ही होती है, तो फिर उसी को लिक्विडेट करते हैं। तो ये बिल्कुल बात ठीक है उसमें कि जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है उस तरह लोग जो है अपनी
खर्चे पूरे करने के लिए वो अपनी जो है इन सोने को और अपनी जो सेविंग को उस तरह लिक्विडेट कर रहे हैं। नहीं साहब, ये जो मैं 3 चीज़ों पर आज आपसे इकोनॉमी और अभी उनसे ऑटोमोबाइल और सोने पर बात की, ये इससे की क्योंकि अब हम ज़रा आवाम की बात पर थोड़ा सा जाते हैं। इससे पहले कि मैं डायरेक्ट महंगाई की बात करूं, मुझे ये बताएं, हम जब कर्ज़ों में बढ़ता इजाफा देखते हैं, इसका अल्टरनेट बोझ भी बेचारी आवाम पे पड़ता है, सरफिन पे पड़ता है। सर। देखिए, और फिर बेसिकली सर्कुलर डेट भी भुगतना पड़ता पाकिस्तान है। के इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्या? हमारे इश्यूज बेसिकली ये हैं कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 2 मेजर हैं। ठीक। उसके बाद हैवी एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक डेट्स हैं, ठीक है। 41,000 अरब रुपए का कर्जा हो गया। ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि लोग सोना बेचने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अब घी की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे उस दिन को बता रहा था कि लोग घी खरीदने भी नहीं आ रहे। यानी कि जो आमतौर पर देखें ना, हमारी 80% आबादी जो है ना वो खुला घी खरीदती है। ऐसा ही है। कोई 1 पाव ले रहा है, कोई 1.5 पाव ले रहा है, ठीक है। इस तरह दूध, इस तरह चीनी। अब वो लोग जो समझने कि आप 1 किलो घी लेने आते थे, वो आधा किलो घी लेने आते हैं। ऐसा ही। इसलिए कि उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हुई। अब मसला सर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो ये है कि हम जो भी टीवी पे बैठते हैं और मुल्क में भी जो बात हो रही है, या अपोजिशन भी जो बात करती है, ये हुकूमत भी जब अपोजिशन में थी बात की महंगाई की बात करती थी, को हर बंदा कह रहा था चीज़ें महंगी होगी। जब बिजली का यूनिट 10 रुपये का था तो उस वक्त चीखें मार रहे थे। अब 22 रुपये के तब भी करें। चीनी 30 रुपये से आप देखेंगे 160 रुपये भी आ गई। अच्छा, किसी के पास अनफॉर्चुनेटली ये सोल्यूशन नहीं है कि हम अपनी इनकम कैसे इंक्रीज़ करें। कोई आगे ये नहीं बताता, गवर्नमेंट को नहीं बताता, गवर्नमेंट आवाम को नहीं बताती, अपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं बताती कि भाई हमें ये बताएं कि ये तो हो गया, हम मर गए, हमारी महंगाई हो गई, अब इसको कंट्रोल कैसे करें। कोई ऐसा लीडर आए जो आवाम से ये अपील करे, आवाम को सजेस्ट करे, आवाम से एडवाइस ले कि भाई देखो आप बात कर रहे हो आजकल के पाकिस्तान सिंगल विंडो, एक और कोई अच्छा लीडर आ जाए वो जो कम से कम आवाम को ये तो बताए कि महंगाई के ऊपर सियासत ना करें, और महंगाई से दूर जाने का, महंगाई से हटने का सलूशन पैदा किया जाए। अब देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट नई नई बातें करती है। अभी कह रहे हैं जी हम PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो में हम जा रहे हैं, हम सारे ऑपरेशन सिंगल विंडो में लेके आ रहे हैं, हम 75 महकमों को एक जगह ला के। भाई ये हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपका मुल्क जो है वो इंपोर्ट के ऊपर बड़ा मेजर रेवेन्यू कमाता है। 350% आपका सेल टैक्स जो है वो इंपोर्ट में बढ़ गया है। ये बेसिकली ये मैं इस पे ये बेसिकली अच्छा नहीं साहब, ये इस पे ना नेगेटिव ग्रोथ है। ये जो इंपोर्ट है ना, हमारी इंपोर्ट बिल जितनी तेजी से बढ़ा है, वो सर मैंने जो पहले बताया, हमारी एक्सपोर्ट की छुप जाती है, फिर उसके पीछे जो है हमारा इंपोर्ट की वजह से। तो गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान पूरे की इकोनॉमिक ग्रोथ को डाउन कर दे और स्लो डाउन कर दे। उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे आपकी पॉवर्टी बढ़ेगी, उससे आपके मसाइल बढ़ेंगे, उसके आपका PSDP के प्रोजेक्ट सारे डाउन हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी। इंपोर्ट जब कम होगी तो गवर्नमेंट की चीज़ हमारा ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है। मैं ये चीज़ आप लोगों से जानना चाहूँगा। मैं ज़रा पहले अहमद भाई से, फिर राना साहब से। इसी अहमद साहब ये बताइएगा कि जब आप खुद, जाहिर है आप चेंबर का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं, जब आप बिजनेसमैन से बात करें तो वो भी रो रहा होता है, जब हम बात करते हैं किसी आम पब्लिक से जिसने खरीदारी करनी है वो भी रो रहा होता है, तो फिर खुश कैसे और कौन हो सकता है? चूंकि देखें हालात ये हैं, लोगों का कहना है इनकम बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, हम कंज्यूमर मार्केट थे, कंजम्पशन पावर ही खत्म होती जा रही है। देखिए जी, उसमें एक बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है कि आप जिस बंदे से भी आजकल आप बात करेंगे तो वो यही कह रहा होगा कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब अगर आप एक उस पर देखें, मैन्युफैक्चरर को देखें, तो मैन्युफैक्चरर की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो उसने कहाँ पे कॉस्ट उसको करनी है, वो अपने ऊपर तो नहीं डाल सकता ना, वो उसने तो आगे कंज्यूमर को पास करनी है। और कंज्यूमर के आप देख लें उसका कि अब जितना आप जिस रेट से महंगाई हो रही है उसके हिसाब से उसका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि हुकूमत और कुछ भी ना करती, करप्शन वो जो है जो लूटा हुआ पैसा ना लेके वापस लेकर आती, कुछ भी ना करती, एहतसाब ना करती, लेकिन अगर ये महंगाई को रोक लेते और इनको रोकना चाहिए था, क्योंकि जितने बड़े दावे करके आई थी हुकूमत उसके हिसाब से इनको इस चीज को रोकना चाहिए था, लेकिन उनके कोई भी चीज उनके कंट्रोल में नहीं है। पहले उनके पास कोरोना का मसला आ गया जिसपे सारी की सारी आपकी ग्रोथ रेट और आपकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह होगी। दुनिया की कई ममालिक जो है उनकी इकोनॉमीज जो है वो तबाह हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने जो है पैसे उठा लेके और जो है ना अपनी इकोनॉमीज को चलाया। और हमारा ये था कि आप देखें कितने लोग बेरोजगार हुए, उसके बाद जो है
आपकी जब जैसी अब चीजें नॉर्मल की तरफ आनी शुरू हुई तो इंटरनेशनल जो है वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू होगी, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ना शुरू होगी। हमारा अलमिया ये है कि हमने जो है सिर्फ जो है ना हमारी बिजली जो है वो सारी उससे तेल से बनती है। हमें चाहिए था कि कोई आज तक किसी हुकूमत ने प्लान नहीं किया कि जर्मनी जैसे जर्मनी है कि उन्होंने 2030 का या 25 का प्लान बनाया हुआ है कि वो सारा का सारा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आ जाए। हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी में आए ताकि हमारी कॉस्ट जो है इंटरनेशनल तेल की प्राइस बेशक $50 हो या $60 हो या $100 हो, और उसके साथ साथ हमारी उस पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन कोई भी हुकूमत आती है वो कोई लॉन्ग टर्म कोई विजन नहीं है, नो कोई लॉन्ग टर्म प्लान है जिसकी वजह से आप जो है उसको फॉलो करें और आप एक उसको कंटिन्यूस करें। हमारी एक हुकूमत आती है वो अपना प्लान बना के जाती है, दूसरी हुकूमत उसको डिसकंटिन्यू कर दी कि अगर ये कामयाब हो गया तो उसकी जो सारा क्रेडिट जो है ना पिछली हुकूमत में चल जाएगा। तो हम एज ए नेशन जो है, हमारी जो पार्टीज बैठी हुई हैं, जो ऑपोजिशन में बैठी हैं, वो उनका काम सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना। वो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में हम आ जाए, हम जो है वोट ज्यादा ले लें। तो उसके उनका कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है कि किसी भी आप अच्छा, ये जो अहमद भाई आप कह रहे हैं ये बात, तो फिर इसका मतलब है बड़ी हम मतलब इसी जो चक्कर है ना, ये भंवर इसी में फंसे रहे कि आने वाला कहे कि जो गया है वो उसकी खराबी है, फिर एक नया आए वो कहे जो पिछला था उसकी खराबी है, फिर कोई ये ना कहे कि मैं चलो इस सबको ठीक कर लेता हूँ। लेकिन अगर करना हो तो उसके बहुत सारे मीडियम्स और मीन्स हैं जिसको वापस आते हैं एक ब्रेक से, तो ज़रा एक्सपोर्ट बिल पर भी थोड़ी बात करते हैं। एक्सपोर्ट्स की थोड़ी सी बेहतरी होती है तो इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स का मामला इंपोर्ट के भारी भरकम बिल के पीछे छुप जाता है। राना एहसान अफजल खान साहब, सर इंपोर्ट करटेल करने के वजह से ही फर्नेस ऑयल पर शुरू में पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन उसके बाद वही देख रहे हैं फर्नेस ऑयल से दोबारा बिजली बन रही है। हम जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनर्जी प्लान्स हैं अगर उसको इम्प्लीमेंट करते तो शायद आज कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाते और दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट करने में आसानी होती। क्या कहते हैं सर? देखें, अभी ये जो पिछले 4 महीने इस नए फाइनेंशियल ईयर के जो गुजरे, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9.5 अरब US डॉलर्स की है और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 25 अरब US डॉलर्स की हैं, और जो ट्रेड का खसारा है वो 15.2 अरब US डॉलर्स का है। सर 103% तिजारती खसारा पाकिस्तान का जी, पिछले 4 माह में राणा साहब 103% तिजारती खसारा है। बिल्कुल। तो देखें, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब जब आप जैसे ही ग्रोथ फेज में आते हैं तो ये जो डिफरेंस है ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये बढ़ जाता है। अब जिस तरह इस साल के अंदर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये 40 से 45 अरब के करीब बैठेगा ये जाके, और फिर हमें जो है वो डॉलर्स लेने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है, आपको अपने बॉन्ड्स फ्लोट करने पड़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और यही चैलेंज अभी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है कि तकरीबन जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 10 से 14 अरब या 15 अरब के दरमियान में बैठेगा। तो हुकूमत ने जो प्लान किया हुआ था वो 3-4 अरब का था शायद, तो अब उनको 10 अरब इजाफी डॉलर्स का जो है वो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यही कुछ होगा जो डॉलर के साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि डॉलर जो है वो 175 पे था, और जब सऊदी अनाउंसमेंट आई कि पैकेज आ रहा है, वो पैकेज अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, अभी वो डॉलर आए नहीं, लेकिन वो 170 पे चला गया। तो हुआ ये कि मार्केट के अंदर अच्छी अफवाहें थी कि IMF से भी जो है वो वादा होने लगा है, टॉक्स रिज्यूम होने लगी हैं, सऊदी डॉलर्स की अनाउंसमेंट आई। तो जो स्पेकुलेटर्स थे मार्केट में, जो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स होते हैं मेन स्पेकुलेटर्स, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बुक कर ली, पहले बुक कर ली। इंपोर्टर्स ने जो है वो तो जब वो स्पेकुलेशन एलिमेंट ने 5 अरब डॉलर का 5 रुपए फी डॉलर 175 से 170 पे लिया, और फिर जब ये खबर आई कि अभी IMF की टॉक्स नहीं रिज्यूम हो पा रही या कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो फिर दोबारा से जो मार्केट के अंदर जो डायनामिक्स जो थे, जो हकायक थे, वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर उन्होंने प्ले किया, और अब डॉलर 175,
176 के ऊपर इंटरबैंक में और 180 तक जो है आपका ओपन मार्केट में आ गया। तो ये जो चैलेंज है इसको कैसे आपने काबू कैसे पाना है? देखें, आपने ग्रोथ भी मेंटेन करनी है और आपने पहले तो अगर ये होना ये चाहिए कि आप एक टाइम फ्रेम बनाए 3, 4, 5 सालों का, जिसके अंदर आपका टारगेट हो कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए इतने अरब डॉलर जो है वो कम कर लेने एक्सपोर्ट बिल में से, और एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमने इतने अरब डॉलर से एक्सपोर्ट बढ़ा देनी है। जब तक हम ये टारगेट बेस्ड प्लानिंग नहीं करेंगे सेक्टर वाइज और इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ये वर्किंग नहीं अच्छा होगी। राणा साहब, हुकूमत एक और चीज राणा business साहब, community आप सारे हजरात से मुझे ये बताएं, पहले राणा साहब आप ही इसका जवाब दें। हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंपोर्ट कर्टेल करना चाहते हैं, जैसे फर्नेस ऑयल पे मैंने कहा कि बहुत शुरू में वजीर आजम ने मना कर दिया था कि हम नहीं मंगवाएंगे, फिर पाबंदी भी रही कुछ अर्सा, लेकिन वो मजबूरी रही मंगवाना। मेरा सवाल इसी से जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरी है आपकी मंगवाना, रॉ मटेरियल बहुत सारी जगहों पर बहुत मजबूरी है मंगवाना, तो कैसे स्पेसिफिक होगी ये सारी चीज़ें? आपको तो पता है कि शुरू में तो कोई तिजारती पॉलिसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सर देखें, मैं इसकी जो छोटा सा मुख्तसर जवाब ये है कि आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जाना होगा। और आप बांग्लादेश का टेक्सटाइल मॉडल देखें कि वो कोई कपास उगाने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे से दुगनी है टेक्सटाइल के ऊपर। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, लेकिन दे आर लीडर्स इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। हमारी पाकिस्तान में कपास है, अपनी कपास है, उसके बावजूद हमारा टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स है वो 15 अरब डॉलर को मुश्किल से हार्डली टच करती है। क्या वजह है? आपकी पॉलिसी वैल्यू एडेड की तरफ नहीं है। आप वही अगर देखें, जो साउथ कोरिया है वो प्लास्टिक से मोबाइल बना लेता है, और वो मोबाइल, एक मोबाइल जो है वो 2-2 लाख का बिकता है। तो वो वैल्यू एडेड जब तक आप प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे, वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। आपके पास आईटी सेक्टर है जहां सर्विसेज, आईटी सर्विसेज के ऊपर आप फोकस करें। ये आपको, मैं फिर रिपीट करूंगा अरसलान, आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज लानी पड़ेंगी जो एक्सपोर्ट को इनकरेज करें, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इनकरेज करें। वो ना है, ना थी, ना आई है, या आगे कोई प्लान। अच्छा, ये जो राणा साहब, हमें आखिरी पॉइंट जी अरसलान, आपको 2 ईयर प्लान, 2 ईयर टारगेट प्लान इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट एनहांसमेंट का सेक्टर वाइज देना पड़ेगा आपको। 5 ईयर प्लान देना पड़ेगा। और फिर जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, जब आपके पास प्लान हो, आप करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर खुल के बोरोइंग करें, आप एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज रखें ताकि एक ग्रोथ का माहौल हो। ये आपको करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मुझे तो यही समझ आता है। अच्छा, मैं अहमद साहब, पहले आपसे, मुझे पता है नईम साहब बहुत सारे कुछ कहने वाले हैं, तो मैं इनसे बिल्कुल एंड पे पूछता हूँ। अहमद साहब, सर अग्री करते हैं राणा साहब से? जी बिल्कुल अग्री करता हूँ, बल्कि तो आपको इसमें ज्यादा अच्छा, तो इसका बड़ा अच्छा उस पर भी तबसरा आपका नईम सिद्दीकी साहब भी कर सकेंगे। इनके खुद आईटी से रिलेटेड बंदे हैं और कई दफा मैं रहनुमाई भी इनसे कई दफा ले चुका हूँ। बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल राणा साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हम एक तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है ये प्लान पूरे होने चाहिए कि हमने एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ाने हैं। वैल्यू एडिशन के ऊपर कई जगह बात हो चुकी है कि आप कब तक जो है ये आप 3-4 इंडस्ट्रीज के ऊपर आप अपनी एक्सपोर्ट्स बेस करेंगे। आपके पास सबसे बड़ा सरमाया आपकी लेबर है, आपकी यूथ है। आप उसको ट्रेन करें, आप उसको बाहर भेजें, आप लेबर एक्सपोर्ट करें। मसला यह है कि यहाँ पे कोई टेक्निकल हमारे पास लेबर नहीं है, कोई जो है ऐसा कोई तैयार ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो, या जो इंस्टीट्यूट्स हैं कोई इतने इफेक्टिव नहीं है कि लोग उस पर एडमिशन लेके और उसमें नई स्किल्स सीखें और जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। तो एक आपका बहुत बड़ा गैप है कि आपके इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंडस्ट्री के दरमियान एक गैप है जो कि ब्रिज करने की जरूरत है, जिसमें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है आजकल के हिसाब से, उसके हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है ये डिग्रियां पढ़ा लें, किताबें पढ़ा के, और उसके बाद जो है ना आप एक ग्रेजुएट निकाल दें जिसको जो है किताबी तो सारी चीजें आती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो इस मुल्क में हो रहा है या दुनिया में हो रहा है उसको कोई इल्म ही नहीं है। तो ये हमारी बहुत सारी इश्यूज है। हमें चाहिए कि उसके ऊपर फोकस करें कि आपकी जो यूथ है उसको आप ट्रेन करें, और वो यहाँ पे देखें इंडिया के जो जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स से ज्यादा सिर्फ इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट्स है। तो ये वाली चीजें हमारे पास लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े काबिल हैं, और कई जो लोग जो है बाहर जाके फिर वो काम करते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास समझते हैं कि आपके उसका 10% भी आप उसको जो है ना कैपेसिटी आपकी उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ये वाली सारी चीजें जो है ये देखने वाली हैं कि अब हमने जो है ना ये 3-4 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी
तीन चार इंडस्ट्रीज को छोड़ के वैल्यू एडिशन की तरफ ही आना है और हमें नए एवेन्यूज देखने और नई मार्केट्स की तरफ जाना है। जैसे कि हम यूरोप और अमेरिका को देखें, अफ्रीका एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी तरफ उधर भी बहुत बाइंग पावर भी बहुत है और आबादी भी बहुत है और कंज्यूमर भी बहुत सारे हैं वहां पे, जिसकी वजह से हमें उन मार्केट्स को भी देखने की जरूरत है। नहीं साहब, देखिए सर, मार्केट ड्रिवन फोर्सेस जो हैं, जब तक आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेके जाएंगे और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको जब तक आप कर्टेल नहीं करेंगे, देखिए जैसे राणा साहब ने कहा, एफपीसीसी आई है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आईटी इंडस्ट्री के। सर जी, आप क्यों नहीं करते कि आप 25 ईयर्स की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कर दें भाई? ये मुल्क तो क़यामत तक रहना है ना इंशाअल्लाह। तो आप क्यों नहीं करते? आप ना ट्रेड पॉलिसी दी, ना आपके पास इम्पोर्ट पॉलिसी है, ना आपके पास एक्सपोर्ट पॉलिसी है। आप अभी तक एचएस कोड में फंसे हुए हैं, आप अभी तक पीसीटीज में फंसे हुए हैं, आप अभी तक प्रेजेंटेशन में फंसे हुए हैं, ट्रायल और एरर मेथड पे आप चल रहे हैं। ये जो बातें हम करते हैं बांग्लादेश की या सिंगापुर की, आपको पता है सिंगापुर एयरलाइन हमने बनाई, पीआईए ने बनाई, एमिरेट्स पीआईए ने बनाई, जॉर्डियन एयरलाइन पीआईए ने बनाई। तो वो जो 1990 से या 1960 का जो पाकिस्तान था, उसमें ऐसा क्या था कि दुनिया के लीडिंग कंट्रीज जो वापडा है, इस वापडा के जितने अच्छे उस वक्त के इंजीनियर थे वो पूरी दुनिया ने उठा लिए, पूरी दुनिया से उनसे फायदा उठाया। उसके बाद जो नहरी निज़ाम था, नहरी निज़ाम सारा उन्होंने बनाया, ठीक है, 2 डैम उन्होंने बनाए। अब देखिए सूरत हाल ये है सर कि हम बात करते हैं इंडिया ने ये किया, हम बात करते हैं बांग्लादेश ने ये किया, और भाई हम 23 करोड़ की आबादी हैं, ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है जिसमें 60% आपके पास यूथ है, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। और पर्टिकुलरली आईटी इंडस्ट्री जो है इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया से लेके तो नॉर्थ अमेरिका तक 24 आवर्स ड्यूरेशन है, आप काम कर सकते हैं, आप डे एंड नाइट शिफ्टों पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में लड़के घरों से, लेकिन आप देखें उसको प्रमोट नहीं कर रहे, आपकी गवर्नमेंट उसको प्रमोट नहीं कर रही। ये पता नहीं ऐसी क्या वजह है। टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। देखें, एक्सपोर्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होगी तो आपकी एक्सपोर्ट होगी, आपका मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट बेस है, उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यूटी दे रहे हैं। वो ड्यूटीज किसकी जेब से जा रही है? आप जैसे आपने कंस्ट्रक्शन पॉलिसी दी, आपने लोगों का जी घर बनाए, बिल्डिंगें बनाए, भाई इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। और फॉरेन एक्सचेंज कमाने के 2 ही तरीके हैं हमारे पास। एक तो वो जो हमारे भाई बाहर बैठे हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान पैसे भेजें, और दूसरा आपके मुल्क में ऐसी एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री लगे कि जो कि आपके पीयर्स कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, वियतनाम है, इनके साथ कंपेटिटिव हों प्राइसेस। अब आप रोज़ बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आपकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। अब इसको बैठ के एक सैर हासिल गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलते हैं, कभी आप बंदे रख लेते हैं, कभी आप बंदे निकाल देते हैं। तो बेसिकली आप एक पूरे मुल्क से अच्छे जो माहिर माशियात हैं और इस मुल्क में जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको कहें भाई आपको क्या चाहिए। और मैं आज ये सजेस्ट करूंगा आपके फोरम से कि 25 ईयर्स की एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी दे दें, और इसको ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे, और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये सारे टैक्सों से इसको मुबर्रा कर दें, और उन्हें कहें कि देखें 2 सबसे बड़े इशूज़ है इस मुल्क के, एक पॉवर्टी है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क में अमन आ जाएगा, अमन आ जाएगा, लोग काम करेंगे, रिस्पेक्टेबल जॉब, कोई भी कम से कम वैल्यू का भी अगर किसी को तनख्वाह मिले ना तो वो करने को तैयार होता है। यह सिचुएशन जो फिक्स टैक्स रिजीम वाला मामला होता है, क्या ये नुकसानदेह होता है? देखिए टैक्स का जो मामला है ना उसको छोड़ें, फिक्स टैक्स रिजीम की बात, फिक्स टैक्स रिजीम कोई चीज़ नहीं है सर। जो बंदा टैक्सेबल है उस पर टैक्स लगाएं, और जिस पे टैक्स नहीं लगता उस पर टैक्स मत लगाएं। देखें पॉलिसीज़ लेके आएँ क्लियर कट, ये मत करेंगे आज आपने एक पॉलिसी दी, कल आपने वो पॉलिसी वापस ले ली, आज आपने एक किसी को इंसेंटिव दिया, कल को आपने वापस ले लिया। लेकिन देखें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा राणा साहब ने जो बात की, इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की एक इंडस्ट्री लगाने की है, एक जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो ज़रा बात करेंगे कि जब कर्जे बढ़ रहे होते हैं तो कर्ज़ों की वापसी के लिए ज़ाहिर है यही वो एलिमेंट्स है जिसकी डिस्कशन हो रही है, लेकिन क्या इन एलिमेंट्स पर काम इस तरह से हो सका है कि कर्ज वापस करें, या फिर दूसरे मुल्क से कर्ज लिया और किसी तीसरे मुल्क को दे दिया, इस पर ज़्यादा काम हो रहा है? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने कहा था, ज़रा बात करेंगे कर्ज़ों के हवाले से भी। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ कर्ज़। पहले मेरा ख्याल है कर्ज़ की थोड़ी बात करें, फिर महंगाई पे तो आप सारे हजरात का व्यू मुझे पता ही है। जो हम गरीबों का है वो आप अमीरों का भी होगा, ऐसा कुछ ना कुछ। राना साहब, सर कर्ज़ में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। 2018 की मैं बात करूं तो 25,000 अरब से 41,000 अरब पे जाना कर्ज़ों का अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर हम अगर चाइना से कुछ चीज़ लेते हैं कर्ज़ की सूरत में, उसको सऊदीया को वापस करना पड़ता है, कहीं और से लेते हैं तो फिर चाइना को वापस करना पड़ता है। फिल वक्त हम ये दो कंट्रीज़ के साथ बेहतर चल रहे हैं, तो क्या सर कैसे मामलात हल होंगे? अब तो वक्त कम रह गया गवर्नमेंट के पास। देखिए, कर्ज को हमेशा हमें जीडीपी के तनासर से देखना चाहिए। अगर तो आपकी जीडीपी की ग्रोथ है और आउटपुट बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो कर्ज सस्टेनेबल है। लेकिन अगर वो रेशो खराब होती जा रही है तो फिर आप अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। बदकिस्मती से इन 3 सालों के अंदर हम 72% पब्लिक डेट के रेशो से जो है हम बढ़ के अब वो 90 के करीब जो है वो पहुंच गए हैं। तो ये एक खौफनाक सूरत हाल है। और इसके अंदर देखें असरात क्या होते हैं जब आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है और वो एक्यूमुलेट होता है। पिछले 3 सालों में मेरे ख्याल से 10,000 अरब से ज्यादा का फिस्कल डेफिसिट हो गया है। वो या हुकूमत पैसे मनी सप्लाई बढ़ा के उसको कवर करती है, मनी प्रिंटिंग से करती है या बोरोइंग से करती है, वो सब इन्फ्लेशनरी होता है और वो इन्फ्लेशन को फिर ड्राइव करता है, बढ़ाता है। और ये भी एक मेजर फैक्टर है कि हमारी इस खत्ते के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है। देखें फिर कर्ज हमारा इशू क्या है कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हमें डॉलर्स में एक्सटर्नली बोरो करना पड़ता है। कोई मसला नहीं है अगर आप वो बोरो कर रहे हैं, आपकी आउटपुट बढ़ रही है और आप इन द मीन वाइल अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें और इस बैलेंस को इंप्रूव करते रहें, फिर तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे टाइम पे आएंगे जब आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस को खत्म या डिफरेंस को खत्म कर देंगे। अगर तो इस तरह का आपका ट्रेंड है फिर तो ये इशू कोई नहीं है। लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और आप बोरोइंग करी जाएं तो फिर आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, जो हमें लगता है महसूस ऐसे होता है जो हम फंस चुके हैं। और आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, और वही सब हजरात अभी उसी पे ही बात कर रहे थे कि हमें कुछ चीजों को सियासत से हटा के जो है सबको अब नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। कुछ चाहे वो ट्रेड पॉलिसी हो, आपके ये जो फिस्कल डेफिसिट का रेशो हो, आपका ये डॉलर डेफिसिट का हो, और मामला टैक्स कलेक्शन के ऊपर पॉलिसी हो, उसके ऊपर देयर हैज टू बी अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी। उसके ऊपर हमें सियासत को दूर रख के जो है एक कंसेंसस बिल्डिंग करके एक पॉलिसी आगे लानी होगी। अगर ये हम नहीं लाएंगे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस दलदल में मजीद फंसता रहेगा। अहमद साहब, जब आप खुद प्रेसिडेंट भी थे तब से अब तक मैं काफ़ी बार आपके साथ प्रोग्राम्स हो चुके, ये बताइएगा कितनी बार गवर्नमेंट ने वो बातें मानी होंगी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तजावीज़ जाती होंगी बजट के हवाले से, बेहतरी के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, छोटे दुकानदारों के हवाले से जिनके पास हम जैसे लोग जाते हैं चीज़ें ख़रीदते हैं, क्योंकि हर कोई तो इंडस्ट्री में जाता नहीं, ज़्यादा बड़ी आवाम तो दुकानों से ही चीज़ें लेती है। तो इन सब के लिए कितना गवर्नमेंट ने बेहतर रवैया रखा? शुरू में जब हुकूमत आई थी उस टाइम तो एक बहुत अच्छा रवैया था हुकूमत का आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टीम भी तश्कील दी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपनी टीम में को टीम में रख के और कुछ इकोनॉमिस्ट को रख के उन्होंने उसकी तरफ के जी हम आगे हमने किस तरह चलना है, इसको अपने मुल्क को किस तरह आगे लेके चलना है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि चीजें मुश्किल आती जा रही है, आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं, आपको टैक्सेस में इजाफा करना पड़ रहा है, तो अब मैं समझता हूँ कि जो वाकई जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो या तो यही है कि या तो बाहर से आप पैसे लें या फिर आप टैक्स में इजाफा करें। तो अलमिया सबसे बड़ा हमारा ये है कि जो टैक्स पेयर है उसी के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ता है। लोग कहते हैं कि जी हम भी टैक्स, हर बंदा कहता है जी मैं भी टैक्स पे करो, इनडायरेक्टली तो मैं भी टैक्स पे करूँ। लेकिन बात ये है कि आपको एक तो ये है कि टैक्स के निजाम में आसानी लाने की बहुत सख्त किस्म की जरूरत है कि आपको टैक्स जो है उसका अपना आप भी होंगे, मैं भी हूँ, मैं खुद भी जब अपनी टैक्स फाइलिंग करता हूँ तो मैं भी किसी बंदे को एम्प्लॉय करता हूँ जो कि आप मेरे टैक्स फाइल करता है। तो एक तो टैक्स का जो है आपको निजाम आसान करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि आपका लोग ये अब आप जब आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? आपको उसकी ना आपको सिक्योरिटी मिल रही है, ना आपको कोई एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है, ना अस्पतालों के हालात देख ले, तो टैक्स पेयर को क्या इंसेंटिव है कि वो टैक्स पे करे? सर रिटर्न्स के भी बड़े सुने मसाइल हैं। सर अहमद साहब,
अहमद भाई, रिटर्न्स के भी बड़े मसाइल हैं, उन पेमेंट्स में भी बड़ा इशू है। जी, वो काफी हद तक बेहतर हो गया एक्सपोर्टर्स के लिए, खास तौर पे वो काफी हद तक बेहतर हो गया। मेरे कई इंडस्ट्री से बात हुई है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इस पे काफी बेहतरी हुई है। पहली पिछली हुकूमत की निस्बत जो है कुछ जो फ्री फंड्स में काफी बेहतरी आई है। चलो गुड। लेकिन बाकी से सारे मामला आपके सामने ही है कि बाकी किस तरह चल रही हमारी जो मीशत चल रही है। और ये बाकी बिल्कुल बात ठीक है, राणा साहब की बिल्कुल बात है कि जो जब तक आपने ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, अपना जो है जो सियासत को साइड पे रख के नहीं काम करेंगे आप जब तक, और आप एज ए नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे नहीं काम करेंगे, तो आपको जो बाकी इस तरह ही है कि अगली हुकूमत आएगी, वो पिछले हुकूमत के कर्ज उतारने की किस्त अदा करने के लिए, जो सूद अदा करने के लिए उनको मजीद कर्जों में इजाफा करना पड़ेगा। नहीं साहब, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और इकोनॉमिक डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें ना ये सब कुछ समझ जाती हैं। इस पे पार्लियामान में बहस होनी चाहिए, ओपन बहस होनी चाहिए, आवाम को भी पता होना चाहिए। जब तक आप कोई स्ट्रॉन्ग मेजर्स नहीं लेंगे, अभी वज़ीर ख़जाना साहब ने उस दिन चैम्बर आए हुए थे, उन्होंने कहा जी अब सिर्फ 2 टैक्स होंगे, एक इनकम टैक्स होगा, सेल टैक्स होगा। आपकी 80% से ज़्यादा रिसीट्स जो हैं वो रिग्रेसिव टैक्स रजीम से आ रही हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आप ले रहे हैं, हर बंदे के ऊपर पोर कर रहे हैं आप टैक्सेशन। सारी पूरा पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम जो है वो टैक्स देती हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ लोग टैक्स देते हैं? अभी आपका ट्रेडर के साथ झगड़ा कभी हो रहा है, कभी इंडस्ट्री के साथ झगड़ा हो रहा है। आप बैठ के यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ लेके आए हैं, सब लोगों को ऑन बोर्ड लें। कब करेंगे? 1960 में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी थी, आज हम 25वें नंबर से भी नीचे चले गए हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट की तरह है, इस्लाहात की तरह हैं। हम किस तरह लोगों को, अपने लोगों का माशी निज़ाम, तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, पॉवर्टी अपग्रेडेशन, ये कैसे करेंगे? ये सोचने की हम तो टेलीविज़न पे बैठ के ये सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन करने वाले वो लोग हैं जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं, हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मुल्क चला रहे हैं, उनके पास सब चीज़ें उनके सामने मौजूद हैं। अगर अभी उन्होंने ये देखें सर अरसलान साहब, अगर अभी भी उन्होंने मेजर ना लिए तो ये जो 45,000 अरब का कर्जा है ये 60,000 अरब पे चला जाएगा। फिर आने वाली जो हुकूमत है वो फिर ये कर्जा नहीं है ना, फिर ये मसला ये है कि आपके सर्कुलर डेट्स भी हैं, सर, ये सारे आपके बजटरी डेफिसिट्स भी हैं, अब इसको कौन ठीक करेगा? ये बातें, फिर आपके फिस्कल गैप्स भी हैं। ये बातें बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, इसको ठीक करने वाला कौन है? देखिए, वी आर नॉट द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, वी आर बेसिकली जस्ट पैसेंजर्स। हम एडवाइस कर सकते हैं गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गाड़ी सीधी चलाओ, हम ये नहीं कर सकते, उनसे ड्राइविंग नहीं छीन सकते। तो बेसिकली मेरी भी हुकूमत है ये बड़ी 10 राणा साहब आप वो एंड में तो यही है कि रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं। तो मसला ये है कि ये बातें हम कहते रहते हैं लेकिन असर इसका किसी पे नहीं होता। सर चले, अच्छा वक्त की कमी थी राणा साहब, वरना एक सवाल मेरा रहता था आपसे। चले इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में ये लाजमी कर लूँगा। राना एहसान अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी शुक्रिया, अहमद हसन मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।